बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में और आज के इंटरव्यू में मैंने खुसूसी तौर पे ज़हमत दी है को मैं आप कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल से बराह रास्त से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, सब पहला सवाल तो ये आपसे कि वो आप वहाँ पे बराह रास्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ज़ाहिर है हम अखबारात में खबरें पढ़ते हैं और कल के अखबार में भी मैंने पढ़ा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी से जो है 4 शहरी जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो ऐसी क्या सूरत हाल आपको वहाँ पे नज़र आ रही है? आप ज़ाहिर है बेहतर तौर पे बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब। मैं खुद लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफी दिनों से मौजूद हूँ। यहाँ की जो सूरत हाल है वो पिछले कुछ अरसे से ना थोड़ी सी डिफरेंट है। जब से चाइना ने जो है वो लद्दाख का एपिसोड किया और उसके बाद से अब तक की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है वो इंटायरली एक डिफरेंट सिनेरियो यहाँ डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहली वजह तो उसकी ये है कि इस वक्त इंडिया के लोगों के अंदर, इंडिया की फौज के कुछ रिटायर्ड जो जर्नल हैं उनके अंदर, कुछ हाजिर सर्विस फौजियों के अंदर भी डेफिनेटली एक शदीद इज़्तिराब और एक शदीद बेचैनी पाई जाती है। हैसियत कौम अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो वो इंतहाई जज्बातियत पे मबनी कौम है और उनको उनके लीडर ने बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। यानी कि आपको इंडिया का हर आदमी मोदी की जो है वो अमली तस्वीर नजर आता है। तो उन लोगों के जो सेंटीमेंट है उसको मुतमईन करने के लिए हिंदुस्तान अब ये प्लान कर रहा है कि जाहिर है चाइना के हाथ तो बहुत खट्टे हैं, वो चाइना तो उनको आपने करीब नहीं फटकने देता, तो इसलिए वो कोई इस तरह के एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं एलओसी पे, वो इस तरह का कोई एक ड्रामा रचा सकते हैं, वो कोई इस तरह का एपिसोड यहाँ एलओसी पे किसी जगह भी कर सकते हैं। देखें एलओसी बहुत तवील है। ये भिम्बर से ताओबट तक है। कश्मीर के मोस्टली जो इलाके हैं वो एलओसी पे लगते हैं। वो बराह रास्त आपको जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और जो इंडियन फोर्सेस हैं उनके साथ आपका सामना होता है। यहाँ सितम यह है कि एक तरफ आपको मुसलमानों की सिविलियन आबादी नजर आती है बड़ी तादाद में। जाहिर है गाँव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, देहात हैं, ये सारे के सारे एक्सपोज्ड हैं। और बिल्कुल सामने अभी जिस जगह मैं यहाँ मौजूद हूँ बिल्कुल मेरे सामने हिंदुस्तान की फोर्सेस मौजूद हैं। हिंदुस्तान की ये जितना भी एरिया है ये तमाम चोटियां जो है उन्होंने इनको फेंस किया हुआ है। इस पे उनकी लाइटिंग होती है, रात भर उनकी पेट्रोलिंग होती है, बड़ी टाइट सिक्योरिटी है उनकी। और इसके बावजूद भी वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान से जो है वो दहशतगर्द आते हैं। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। इसमें ये बात अगर आज से 10-15 साल पहले होती तो बात समझ आती, लेकिन अब ये बात बिल्कुल इसलिए भी करना इंतहाई गैर मुनासिब है कि सारे के सारे एरिया को उन्होंने जो है वो फेंस ऑफ किया हुआ है। कोई भी ऐसा परफोरेटेड बॉर्डर नहीं है या जहां से इन्फिल्ट्रेशन मुमकिन हो, जहां से कोई लोग अंदर घुस सके। ये बिल्कुल अजीब सी बात है। ये इसका भी जो ताना है वो अपनी फोर्सेस को ही देते हैं। अगर उनकी 9 लाख फोर्सेस सरहदों पे है तो वो क्या कर रही है उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी मुजाहिद यहाँ से घुसने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं जमशेद अंसारी साहब, वो आपने कहा कि 4 लोग शहीद हुए। तो मैं इंतहाई दुख से आपको ये बताऊं, यहाँ शहीद होना अब शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं समझी जाती, शायद इतनी कोई दुख की बात नहीं समझी जाती। दुख उन माओ बहनों का है जिन जरूर है जिनसे उनके प्यारे चले गए, लेकिन ये कोई इतनी गैर मामूली बात यहाँ तस्वर नहीं होती, इसलिए कि लोग यहाँ आदी हो गए। आए रोज यहाँ फायरिंग होती है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है, तबाही मच जाती है। यकीन माने मकान जो है वो हिल जाते हैं जब उनकी जो है वो गोले यहाँ बरसते हैं सिविल आबादी पे। सन्नाटा होता है और फिजा से जो है वो परिंदे तक गायब हो जाते हैं। इतनी जो है वो कयामत बपा हो जाती है। शायद आपने किसी फिल्म में इस तरह का कोई इतनी दहशतनाक मनाजर देखे होंगे जो यहाँ के इस खूबसूरत बस्ती पे बेशुमार जो एलओसी के इस पार जो इलाके हैं और उस पार भी जो इलाके हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं। और इस बारूद की बू ने, इन गनों ने, इन फौजी मशकों ने और इस इंसानियत सोच रवैये ने इन सारी फिजा को जो है वो सोगवार करके रखा हुआ है। यहाँ लोग इंतहाई परेशान है। एक सबसे बड़ा जो इस वक्त जो पेंडेमिक है, कोरोना है, उसकी वजह से लोगों के कारोबार बंद हैं, रोजगार खत्म हो चुका है। यही हाल उस पार का भी है, लेकिन उस पार के लोग इससे भी ज्यादा अजियत में इसलिए हैं कि उनका कोई बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग जो कमाते हैं फ्रूट से,
उनका चेरी तबाह हुआ, इससे पहले उनके अखरोट तबाह हुए, उससे पहले उनके सेब तबाह हुए। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि उन लोगों को इतना मजबूर कर दो कि वो तंग आके हिंदुस्तान की जो है वो बर्तरी उसको तस्लीम करने पे मजबूर हो जाए, वो तंग होके इस बात को तस्लीम कर लें कि वो हिंदुस्तानी है। हालांकि वो उन लोगों के दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, उन लोगों के जज्बात पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप देखें पिछले 10 दिनों में 20 कश्मीरियों को शहीद किया गया वहां, और ये एक तकलीफ दह सूरत हाल है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी और वहां पे रहने वाले लोगों के लिए भी। अच्छा आबिद अंदलीब साहब, आपने एक बात की कि भारत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी या अपनी आवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद है, जाहिर है पाकिस्तानी फोर्सेस भी मुस्तैद और चौकन्ना होकर वहाँ पे मौजूद होंगी, उनकी तैयारियां भी आपके सामने है। अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत करता है तो पाकिस्तान का जवाब कितना स्ट्रांग होगा और उनको लेने के देने पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जो इस पार वाला कश्मीर है वो भारतीय फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा, आप क्या कहते हैं? जमशेद अंसारी साहब, बिल्कुल ये मुमकिन है कि हिंदुस्तान की जितनी भी फौजें हैं ना, उस जो मकबूजा कश्मीर है वो उनका कब्रिस्तान बन सकता है। उसकी मैं आपको कुछ वजूहत बताता हूँ। देखें, अभी कल की बात है ना, मैं यहाँ कुछ लोगों से मिला और मैं आई एम हैप्पी कि इस कदर जो है वो तबाही की हमारी फोर्सेस ने उनकी, इस कदर जो है वहां उनकी जो है वो दान खट्टे की हमारी फोर्सेस ने। बहुत सारी चीजें ना वहां रिपोर्ट नहीं होती, बहुत सारी चीजें वहां अलमी है कि वहां तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये एक दूर दराज का इलाका है, चूंकि जाहिर है ये यहाँ के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है यहाँ लोगों को बताया जा सके, चूंकि रिमोट इलाके हैं, यहाँ चीजें वहां तक पहुंचती नहीं है। इसलिए सितम ये है कि चीजें उन लोगों तक पहुंचती नहीं और लोगों को बताया नहीं जाता कि यार किस तरह से जो है वो वहां हमारी फोर्सेस मुतहिद हैं और किस तरह से जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करती हैं। अब सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे वो लोग अगर पेशकदमी करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए शायद उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया जा सकता है उनको। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है। देखें, जैसे चाइना की मॉरल सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान को हासिल है। इससे पहले भी एक दफा हुआ था तारीख में ऐसा, लेकिन उस वक्त हमने शायद उस तरह से पेशकदमी नहीं की थी या उस तरह से हमने कौमी और मिली गैरत का मुजाहरा नहीं किया था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज ऐसे बिल्कुल हालात मौजूद हैं। कोई ये बड़ी चीज नहीं है। देखें, लद्दाख के अंदर चाइना अगर इतना अंदर घुस सकता है, लद्दाख में अगर चाइना अपना झंडा गाड़ सकता है तो वाई नॉट अस, हम भी कर सकते हैं। और अगर वैसी कोई हरकत करेंगे तो उनको उनकी सोच से भी ज्यादा जवाब दिया जाएगा। सही सही। अच्छा आबिद अंदलीब साहब, सरहद पे LOC पे ज़ाहिर है हालात आपके सामने हैं और आपने जैसे बताया कि एक क़यामत बपा होती है यहाँ के इस तरफ के लोगों पे और ज़ाहिर है पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया जाता है। ऐसे हालात में भी चंद लोग ऐसे हैं जो पाक फौज के दिफाई बजट को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो कंपैरिजन करते हैं भारतीय बजट के साथ। हालांकि हमारा जो दिफाई बजट है वो $10 बिलियन बनता है और भारत का $55 बिलियन बनता है। उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे इस वीडियो के तवसत से, क्योंकि आप जाहिर है बराह रास्त वहाँ पे हालात देख रहे हैं, खुद मुशाहिदा कर रहे हैं। ये जो लोग होते हैं मेरे ख्याल में ना इंतहाई स्टूपिड किस्म के लोग हैं। उसकी मैं आपको वजह बताऊं। देखिए, बात सुने, जो दिफाई बजट होता है वो कंपेरेटिव होता है, वो एक तनासब के एतबार से होता है कि आपका मुकाबला किससे है। दफाई बजट इसलिए कंपेरेटिव होता है कि हम आयार में देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर कोई सी चीज का नाम है। बैलेंस ऑफ पावर एक सब्जेक्ट है, एक पूरी थ्योरी है जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस करती हैं। आप हिंदुस्तान आपका हरीफ है, उसका बजट अगर आपसे 10 गुना ज्यादा है और आपका बजट उससे 10 गुना कम है, तो वो 10 गुना बजट का ज्यादा का मतलब है कि वो आपसे 10 गुना बेहतर अच्छे हथियार लेगा। वो आपका मुकाबला उस फील्ड में वो फिर एक और बात की जाती है, बड़ी दिलचस्प बात है ये कि इन वॉर यू आर एट द मर्सी ऑफ एग्रेसर। जो एग्रेसर होता है आप उसके रेमो करम पे होते हैं। तो इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दिफाई बजट अगर हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इनकी चीखें निकलती हैं। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के जो बुग़्ज़ है ना उसमें ये बात करते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शन थे नवाज शरीफ के पास, तो वो कर लेता। नवाज शरीफ ने
3 दफा यहाँ वजारत उज़्मा ली, कौन से तीर मार लिए नवाज शरीफ ने, कौन सा तालीम को जो है वो आसमानों पे पहुंचा लिया उठा के। तो बात यह है कि इन सब लोगों के, ये वो लोग बातें करते हैं जिनके अपने खानदान या जिनकी अपनी जो तालीम है वो बाहर की है। तो इस तरह के स्टूपिड और बेसलेस किस्म की चीजों को मैं तो ये कहता हूँ कि एड्रेस भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि कल ही की बात है, एक मैं डॉक्यूमेंट्री अब करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो डिफेंस बजट होता है वो लगता कहाँ का है। ये लोगों को तो ये नजर आता है, मैं आपको बताऊं जो सरहद पे एलओसी पे जो हमारा सिपाही होता है, बहुत ज्यादा भी उसकी सैलरी होगी तो 30-40 हजार होगी। ये लोग जो 7 डिजिट्स में सैलरीज लेते हैं, जमशेद अंसारी साहब 20-20, 50-50 लाख सैलरीज लेते हैं, क्या उन्होंने कभी अपने जमीर में से ये बात नहीं पूछी कि उसका जो सिपाही है, जिसकी 24 घंटे जिसके माँ बहन बेटी बाप के जो है वो तकलीफ में गुजरते हैं, कि क्या पता एलओसी से क्या खबर आएगी? क्या उनको इस बात का इदराक है? क्या उनको इस बात की फिक्र है कि वो लोग किस आलम में, यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ इतनी सर्दी होती है, यहाँ ऐसे टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस इतनी सख्त होती हैं कि एक तरफ आप दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, एक तरफ आप टेम्परेचर प्रेशर से लड़ रहे होते हैं, और इसके बावजूद भी इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल में इंतहाई मुझे का खेज बातें और इंतहाई बीमार जहन लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद अंदलीब साहब। और वहाँ पे ज़ाहिर है जैसे आप बता रहे हैं हालात, तो रोज़मर्रा की बुनियाद पे फायरिंग के वाक़यात होते हैं, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इस मौजू पर मज़ीद भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी। नाज़रीन, आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।